फ्रेंड्स नमस्कार, मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि बजट 2025 में क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं और जो चेंजेज आई है वो आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करने वाली है। अगर आप एक इंडिविजुअल सैलरीड व्यक्ति हैं, यानी कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। और बिजनेस में भी अगर आप एसएमई का सेक्टर में है, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज अगर आप हैं, तो आप पर क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिले हैं। और अगर आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत लाइसेंस्ड होकर के स्टार्टअप के रूप में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या क्या फ़ायदे, आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स इस बजट में दिया गया है, उन सब पर एक एक करके बात करेंगे। और मेरे साथ है सीए सुनील जोशी जी, जो कि हमारे साथ मेरे कलीग हैं, और हम लोग आज पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। बजट के उस बिंदु पर चर्चा करेंगे जो आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर, जिसका इम्पैक्ट आपके पॉकेट पर, और जिसका इम्पैक्ट आपके आने वाले जीवन पर, आपके कामकाज पर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले सुनील जी, जो हम लोग देख रहे थे कि बजट में अभी जो बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है वो है जो सेलिब्रेट। यस सर। सेलिब्रेट में चेंजेस, करेक्ट। और 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप नॉर्मल बिजनेसमैन की बात करेंगे तो लाख रुपए पर मंथ का इनकम, उस पर कोई टैक्स नहीं लगना एक कितनी बड़ी बात है। कितने लोग हैं जो लाख रुपए कमा पाते हैं और लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लाख रुपया पर मंथ की बात कर रहा हूं, साल के 12 लाख की बात हो रही है। और वहीं अगर सैलरीड एम्प्लॉय की बात करेंगे तो 75,000 का वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल गया उनको, तो दैट अमाउंट्स कम टू 12,75,000। लेकिन यहां पर एक चीज, जो ओल्ड रेजिम है, ओल्ड रेजिम में गवर्नमेंट कोई भी चेंजेस नहीं कर रही है, एज इट इज रखा हुआ है। कोई बेनिफिट ओल्ड रेजिम वाले को नहीं दिया है, क्योंकि जो भी बेनिफिट है सारे के सारे किसके लिए, न्यू रेजिम वाले के लिए है। तो गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है, ओल्ड रेजिम खत्म करना चाहती है। सर, जैसे सीतारमन जी ने बताया कि अभी वो नया इनकम टैक्स बिल लाने वाले हैं जो मे बी नेक्स्ट वीक आएगा पार्लियामेंट में जी। तो उसके रिगार्ड उसमें मेन जो है कि जो रेट होगा इनकम टैक्स का, राइट, उसमें एक तो गवर्नमेंट चाहती है पहले कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, अपनी स्पेंडिंग करें। जो ओल्ड रिजीम में था, लोग वहाँ पे थोड़े सेविंग बोर्ड में चले जाते थे कि अपना पैसा सेव करते थे, बट गवर्नमेंट चाहते है कि पैसा मार्केट में आए। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट को अभी गवर्नमेंट इंकरेज नहीं कर रही है, गवर्नमेंट चाहते हैं कि लोग खर्चा ज़्यादा करें, तो इसलिए जो भी ओल्ड रिजीम में कोई बेनिफिट नहीं दिया। और जो नया इनकम टैक्स बिल आएगा उसमें गवर्नमेंट मोस्टली जो नई रिजीम के साथ जाएगी और उस ओल्ड रिजीम को अबोलिश कर देगी। नहीं, आपने यहाँ पर एक बात जो आप बोल रहे थे, देखिए निर्मला ताई आई, बजट लेकर के आई, ये सारी बातें हैं, और बजट में बहुत लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बेनिफिट लेकर के आई है, जो कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना है, अच्छी बात है। और हम बात कर रहे थे ओल्ड रेजिम की, जहां पर ओल्ड रेजिम में कोई बदलाव नहीं ला करके, ओल्ड रेजिम मतलब सरकार ये चाहती है कि लोग अपने आप ओल्ड रेजिम छोड़ करके न्यू रेजिम में आ जाए। करेक्ट। और चूंकि न्यू रेजिम में इन्वेस्टमेंट को कहीं पर प्रमोशन, कोई इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट ये चाह रही है कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करें? ऐसा है, ऐसा देख के ऐसे लग रहा है सर, जो अभी है गवर्नमेंट का प्रेजेंट सिनेरियो है। ये तो कतई हो नहीं सकता, चाहे कोई गलती हुई है या जो भी चीजें है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर पब्लिक नहीं करेगी तो देश का विकास कैसे होगा। अल्टीमेटली दैट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग समवेयर इन नेशन बिल्डिंग। जो ऐसे कंपनी में, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो कंपनी देश विकास के लिए, जहाँ पर देश के जीडीपी में कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है, वहाँ पर अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट जा रहा है और लोगों का सेविंग हैबिट उससे बढ़ रहा है। Correct. और अल्टीमेटली उसी को पूरा मतलब कर्टेल करना, पूरा उसको रोक देना, उसको इंसेंटिवाइज नहीं करना, ये मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कोई मिस्टेक, या गवर्नमेंट वहाँ पर सोच नहीं पाई है। राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि सरकार के बजट में, बजट तो ठीक है, लेकिन सरकार के बजट में आइडियाज की कमी है। Correct. तो शायद हो सकता है यहाँ पर आइडियाज की कमी के लिए मैं बोलूँगा कि राहुल गांधी सही है। मतलब ऐसे मैं इस बजट के बारे में अगर बात करूंगा, दिस बजट हैज अ विजन। एक्चुअल में 2047 में देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की तरफ ये बजट है।
बजट में कोई कमियां नहीं है, मैं बोलूं कि बजट में कोई कमी है नहीं, बजट में गवर्नमेंट ने पूरा दिल खोल के दिया लोगों को। 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं लगना बहुत बड़ी बात है। आम जनता को, मिडिल क्लास को बेनिफिट मिला है। आगे हम बहुत सारी बातें करेंगे लोगों के, अपने दर्शकों के लिए, जहां पर मिडिल क्लास के लिए, आम जनता के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने पूरी पिटारा अपना खोल दिया है। यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उसका बिल्कुल ओपन कर दिया सरकार ने जनता के लिए, लोगों के लिए, खास करके जो बिल्कुल अंत छोड़ में है ना, उसके विकास के लिए, उसको आगे लेकर के आने के लिए। लेकिन वहीं पर ये जो इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज नहीं करना इज अगेन विल से दैट इट्स आइडियाज की कमी है। करेक्ट सर। यहाँ पर आइडियाज गवर्नमेंट सही से नहीं लगा पाई, राइट? करेक्ट सर। चलिए दूसरी बात करते हैं सेक्शन 80IAC का। 80IAC में जो स्टार्टअप में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको गवर्नमेंट इनकम टैक्स का जो बेनिफिट दे रही थी, दैट बेनिफिट वाज एंडिंग हियर इन 25 एंड गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड फर्दर इट फॉर 5 years। इट मीन्स गवर्नमेंट स्टार्टअप कल्चर को फर्दर प्रमोट करना चाह रही है। और एक मैंने और भी चीज देखा यहाँ पर कि 10,000 करोड़ का एलोकेशन फर्दर वेंचर फंडिंग के लिए, स्टार्टअप फंडिंग के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। दैट मीन्स मोर एंड मोर स्टार्टअप्स आर गोइंग टू गेट सीड फंडिंग, गोइंग टू गेट स्केल अप फंडिंग, यानी स्टार्टअप में फंडिंग बढ़ने वाला है। और दूसरी चीज और भी है, जो CGTMSE का लिमिट था कवर, CGTMSE कवर का जो लिमिट था स्टार्टअप के लिए, दैट हैज बीन एनहांस्ड अगेन फ्रॉम 10 करोड़ टू 20 करोड़। तो इसको आप कैसे देखते हैं रिगार्डिंग स्टार्टअप की तरफ गवर्नमेंट का क्या रुख है, और स्टार्टअप को गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट कर रही है या रोक रही है, और गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है यहाँ पर बजट के माध्यम से, यानी उसको क्या है हमारा थम्स अप और थम्स डाउन? सर थम्स अप है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने स्टार्टअप का जो इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन था उसको बढ़ा है 5 साल के लिए। इससे लोग जो नए नए स्टार्टअप खुलेंगे, इसमें जो नए नए आइडियाज़ हैं, जो AI के सेक्टर में हो सकता है या मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, जो भी नई जनरेशन, कोई भी इनोवेटिव गुड्स एंड सर्विसेज हम कोई भी नया आइडिया है तो उसको मार्केट में लाने में ईजी रहेगा। इससे एक तो उनको सीड फंडिंग मिलेगी, प्लस उनको 10 years तक के लिए जो इनकम टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे उससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी टैक्स बेनिफिट में, और जो काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में। राइट। सो यहाँ पर जो 3 साल का इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है उसको फर्दर गवर्नमेंट ने उस पीरियड को, जो पीरियड पर रजिस्ट्रेशन था उसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया है कि यानी जो 31 मार्च 2030 तक जो कंपनीज रजिस्टर्ड होंगे अंडर कंपनीज एक्ट 2013, या फिर यहाँ पर हम बात सिंपली करें कि जो स्टार्टअप इंडिया में लाइसेंस्ड होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, उन कंपनियों को 80IAC में एप्लीकेशन करके वहाँ से अप्रूवल लेकर के उनको इनकम टैक्स का बेनिफिट आगे मिल जाएगा। उनको कोई इनकम टैक्स पेमेंट करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो स्टार्टअप के लिए अगर देखेंगे तो स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है? स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अमाउंट 10,000 करोड़ का फंड एलोकेशन किया है वेंचर फंडिंग के लिए, सीड कैपिटल के लिए, सीड कैपिटल ग्रांट के लिए बोलूँ मैं, स्केल अप फंडिंग की बात करें वहाँ पर हम लोग, तो स्टार्टअप को गवर्नमेंट बूस्टअप करना चाह रही है, स्टार्टअप गवर्नमेंट आगे लेके जाना चाहती है। जो युवा, जो देश के यूथ्स स्टार्टअप सेक्टर यानी इनोवेटिव आइडियाज लेकर के बिजनेस करना चाहते हैं, जहां से वेल्थ क्रिएट होगा, जहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहां पर गवर्नमेंट फर्दर उसको बूस्ट करके गवर्नमेंट और आगे लेके जाना चाह रही है। और उस ड्यूरेशन को फर्दर 5 साल के लिए आगे बढ़ाना, यानी गवर्नमेंट की सोच, गवर्नमेंट की आइडियाज यहां पर दिख रही है कि यस, government has idea for startups and government is trying to boost up ideas, government is trying to boost up startups, and for that matter we are giving thumbs up for startup, right? Yes sir, right. चलिए आगे बात करते हैं SME सेक्टर का, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर में, तो गवर्नमेंट ने, मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पर सबको कवर करना चाह रही है। गवर्नमेंट ने लिमिट्स जो एनहांस किया है आपका इन्वेस्टमेंट का, भाई इन्वेस्टमेंट इज आई थिंक राकेश, इन्वेस्टमेंट कितना 2.5 टाइम्स 5 टाइम्स इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट था माइक्रो स्मॉल मीडियम के लिए इंक्रीज कर दिया गया। और जो टर्नओवर था पहले, इसमें कवरेज के लिए दैट हैज बीन इंक्रीज डबल, वो डबल कर दिया गया उसको। तो यहाँ पर बहुत से बिजनेसेज, बहुत से यूनिट माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का बेनिफिट्स ले पाएंगे, SME का बेनिफिट ले पाएंगे। और अभी जो मैं इकोनॉमिक सर्वे था वहां पर देख रहा था, जो पहले हमारा GDP में SME का कंट्रीब्यूशन जो था दैट वाज 30%,
and now the contribution of MSME in GDP has gone to 37%. So government is boosting MSME sector in India. ये एक अच्छा रुख है गवर्नमेंट का। करेक्ट सर। क्योंकि सबसे बड़ी बात सुनील जी, यहाँ पर हम अगर बात करेंगे तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है MSME सेक्टर। आपको पता होगा फर्स्ट के बारे में, फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट इंडियन रेलवे नहीं, फर्स्ट यहाँ पर आता है भारत का कृषि या एग्रीकल्चर। भारत के तकरीबन 50% जनसंख्या जो है ना, 50% जनसंख्या अप्रॉक्स, थोड़े से कम है, 50% मानते हैं, जनसंख्या पूरी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, यानी डायरेक्टली कृषि कर रहे हैं या फिर किसी किसान के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर रिमेन्स स्टिल द फर्स्ट लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन उसी जगह पर आप देखेंगे तो MSME, अगर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात करेंगे तो MSME हम लार्जेस्ट बात कर सकते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के बाद में, तो इंडिया में MSME बिकम्स द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। इतने एम्प्लॉयमेंट MSME सेक्टर से मिल रहा है भारत में, और वहां पर 7% का बूस्ट होकर के 37% कंट्रीब्यूशन होना GDP में बड़ी बात है। हालांकि ये संतुष्ट होने वाली बात नहीं है, यहाँ पर गवर्नमेंट को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और ना है गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का मूव है उससे दिख रहा है कि गवर्नमेंट संतुष्ट नहीं है, बिकॉज आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करेंगे वहां पर 80% तक, इंडिया में तो 90% होना चाहिए MSME का कंट्रीब्यूशन इन GDP। सो इट्स स्टिल फार बिहाइंड, और हमें बहुत आगे अभी जाना है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट का लिमिट 2.5 टाइम्स करके, जो आपका टर्नओवर है उसका लिमिट डबल करके, गवर्नमेंट ने यहाँ पर अगेन बूस्ट करने का, अगेन यहाँ पर एक बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बिजनेस को कवर अप करके इंसेंटिवाइज करने का यहाँ पर एक मुहिम लिया है। इससे इंडस्ट्री में, बिजनेस में, और खास करके जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, जो मीडियोकर बिजनेसमैन है, उन पर क्या प्रभाव आप देख रहे हैं इसका? सर, उनको जैसे कि गवर्नमेंट जो लिमिट बढ़ाई, इससे हमारा एक जो काफ़ी मेजर जो लोग एंटिटीज थी इसमें कवर हो चुकी हैं। राइट। ऑलमोस्ट जो अगर हम बोले तो 5 टाइम्स हमारी जो एंटिटी ज़्यादा कवर हो गई इसमें। तो इनसे जो भी बेनिफिट्स हैं, लाइक उनको इनकम टैक्स में जो भी सामने वाली एंटिटी से वो ट्रांजेक्शन करें उसमें टाइमली पेमेंट का ही प्रोविजन है। या सबसे जो लेट पेमेंट का सिस्टम का जो उनको विद इन टाइम पे करना मैंडेटरी हो गया है, अदरवाइज इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और एक जो उनको लोन में जो एक मेजर एक कंसर्न रहता है किसी भी एंटिटी का, लोन का कैसे लोन ले, उसके लिए उनको MSME जैसा MSME का सर्टिफिकेट लेंगे, लोन लेने में भी काफ़ी इजी रहेगा। और इससे गवर्नमेंट को एक ट्रैक करने में भी कि हमारी आज की डेट इतनी मैन्युफैक्चरिंग है डिफरेंट सेक्टर्स में, तो गवर्नमेंट के लिए भी एक ईजी रहेगा ताकि उनको बाद में और इंसेंटिव दे पाए। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगा, अगर इस बार के बजट की हम बात करें तो बजट इस बार का हमारा अराउंड मोर देन 50 लाख करोड़ का बजट है। करेक्ट। As against 45,61,000 crore something was last year. This year that amount has gone to 50,60,000 crores approx बजट है, टोटल बजट जो हमारा है। इस बजट के बराबर, अगर इससे अधिक MSME का पेमेंट ड्यू है मार्केट में। यहाँ पर मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि MSME का पेमेंट मार्केट में ड्यू है। अब जो गवर्नमेंट के मैकेनिज्म है, जो रेगुलेशंस है, या तो उससे वो अवेयर नहीं है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर अवेयरनेस पर फोकस करना चाहिए थोड़ा सा, ताकि MSME को पता चले और वो उस रेगुलेशंस का बेनिफिट लेके अपना रिकवरी कर सके। नंबर 1। नंबर 2, MSME जो बिजनेस है, जो नया स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस अपना, या छोटे स्तर पर बिजनेस कर रहे हैं, पेमेंट उनका मार्केट में फंसा हुआ है, देश के बजट के बराबर अमाउंट उनका मार्केट में फंसा हुआ है, सप्लायर से पेमेंट नहीं आ रहा उनके पास, 2-3 उनका लोन का इंस्टॉलमेंट रिपे नहीं होता है, और गवर्नमेंट क्या करती है, उसको NPA में डालने में बड़ी जल्दी रहती है बैंकों को। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है। उसको NPA में डाल करके उसका पूरा भविष्य खराब कर देना, मुझे लगता है कि राकेश कहीं से भी सही नहीं है कहीं से ना। तो वहाँ पर जरूरत है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा यहाँ पर और इंटरवेंशन करने की जरूरत है। नेक्स्ट बात हम करते हैं, अगर आप बात करेंगे MSME के लिए, तो जो CGTMSE कवर था जो लोन का, यानी 5 करोड़ तक का लोन मिलता था CGTMSE वालों को, 5 करोड़ का लोन मिलता था बिना किसी कोलेटरल के। दैट लिमिट हैज बीन एनहांस्ड फ्रॉम 5 करोड़ टू
10 करोड़। और अगर एक्सपोर्ट कर रहा है कोई, इफ द बिजनेस इज इनटू एक्सपोर्ट द लिमिट हैज गॉन टू 20 करोड़। तो इससे एक तो चीजें साफ आ रही है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाह रही है। करेक्ट सर। क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डॉलर आएगा, तभी तो हम अमीर बनेंगे। अमीर बनेंगे हम डॉलर से, फॉरेक्स से, फॉरेक्स रिजर्व। सो गवर्नमेंट फॉरेक्स रिजर्व को एनहांस करना चाह रही है। सो 20 करोड़ तक का एक्सपोर्ट के लिए और 10 करोड़ तक का एमएसएमई को जो सीसीटीएमएसई कवर के तहत लोन जो मिलेगा ना, उससे अगेन एमएसएमई को बहुत, एमएसएमई सेक्टर में बहुत उछाल आने वाला है। राइट, करेक्ट सर। चलिए यहाँ पर एक चीज आप और बताएं पहले। इसमें सर मैं एक बात, जो इंडिया का फ्यूचर है वो एग्रीकल्चर तो है ही, बट जो फ्यूचर है वो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया का। जब तक अपना मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेगा इंडिया, चाइना को टक्कर नहीं दे पाएगा, या तो जो भी फॉरेन कंट्रीज है वो इंडिया पे डिपेंड है कि इंडिया अपनी ग्रोथ करे, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ताकि चाइना के साथ उनकी डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो किसी भी कंट्री की। बहुत हद तक बढ़ रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन अभी भी चाइना से हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं और बहुत टाइम लगेगा हमें वहां तक अभी पहुंचने में। तो गवर्नमेंट का ठीक है, इस तरफ रुख जो है, मैं बोलूंगा कि अगेन फॉर एमएसएमई सेक्टर आल्सो वी गिव्स थम्स अप फॉर गवर्नमेंट इनिशिएटिव हियर। अब आते हैं और बात करते हैं जरा हम लोग अदर नॉर्मल बात करते हैं। ये जो इनकम टैक्स का जो लिमिट, यानी जो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं पेमेंट करना है, इससे आम जो नॉर्मल बिजनेसमैन है उसको कोई बेनिफिट दिख रहा है? कोई बेनिफिट होगा इससे उनको? ऑब्वियसली बेनिफिट है सर। जो नॉर्मल बिजनेसमैन है, जो बेसिकली रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए ये लिमिट 12 लाख है। राइट। तो उनका अगर नॉर्मल बिजनेस इनकम जो भी, अगर जो उनका प्रॉफिट होता है, अगर 12 लाख तक का, तो उनको कोई टैक्स देना नहीं है। तो ये पैसा वापस अपने बिजनेस में जो भी टैक्स के रूप में उनका जाता है, तो वापस बिजनेस में लगा के ऑब्वियसली इंडिया की ग्रोथ में ही उसमें हेल्प करेगा। एक और सुनील जी यहाँ पर इनहेरेंट बेनिफिट है जो लोग पता नहीं विजुअलाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं। जब 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स बिजनेसमैन का माफ हो गया, सैलरीड वाले के लिए 12,75,000 तक का इनकम पर इनकम टैक्स माफ हो गया, नहीं लगेगा। 87 का रिबेट मिल करके आपका टैक्स जो है 0 हो जाएगा, बिकॉज द रिबेट हैड बीन इंक्रीज्ड टू 60,000 रुपीज नाउ। करेक्ट। नाउ बहुत आप, मैं एक नॉर्मल किसी सपोज यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक का ब्रांच है, मैं उस ब्रांच में भी देखूँ अगर, तो 1-2 लोगों के अलावा बाकी सबकी सैलरी जो लाख रुपए से नीचे है। करेक्ट सर। नॉर्मल बिजनेसमैन के यहाँ जो लोगों की सैलरी थी पहले 50,000 पे, 60,000 पे टीडीएस काटना पड़ता था, अब लाख रुपए तक उनको टीडीएस नहीं काटना। महीने के लाख रुपए की सैलरी जैसे स्टाफ का है उसका भी टीडीएस नहीं काटना। तो एक कंप्लायंस बर्डन जो है बिजनेस के लिए बहुत कम हो गया। करेक्ट सर। कम हो जाएंगे टीडीएस की जो कंप्लायंस। राइट। सो जो टीडीएस जमा करना है, रिटर्न फाइल करना है, वो कंप्लायंस भी बहुत हद तक यहाँ पर अब मुझे दिख रही है कि खास करके वो 92 सैलरी वाला है जो वहां पर कमी आएगी, और एक अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसका जो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, ये जो लोगों को 12 लाख तक जो टैक्स नहीं जमा करना है, इसका लॉन्ग टर्म इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? What impact is going to come out of this? इसका सर जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यही है कि जो लोगों को बेसिकली सपोज किसी 12 लाख सैलरी थी, तो आज की डेट में 60,000 रुपये टैक्स पे कर रहा था। वो 60,000 रुपये, उसके बाद ऑप्शंस है आज की डेट में, या तो कहीं इन्वेस्ट कर सकता है या उस पैसे को मार्केट में ही स्पेंड करेगा। तो ऑब्वियसली इससे डिमांड बढ़ेगी हमारी, और डिमांड बढ़ेगी तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का एमएसएमई सेक्टर के लिए काफ़ी बेनिफिट है। तो जो नई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ सकती है इंडिया में, जो डिमांड को फुलफिल करने के लिए। राइट। मैं राघव चड्ढा जी का डिबेट सुन रहा था बजट के ऊपर। ही वाज सेइंग कि बीजेपी जो सीटें कम आई उसके पीछे 3 ही रीजन है, सिर्फ 3 रीजन, इकोनॉमी। पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि विपक्ष में है, उनको कुछ ना कुछ लोगों को बोलना है। मैं मानता हूँ कि करेक्ट है, बिकॉज मिडिल क्लास का बहुत बड़ा। नहीं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि करेक्ट है या रॉन्ग है। देखिए, विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज करना। वो आपने सुना होगा एक कहानी कि जहाज जो है, जब टेस्टिंग हो रहा था जहाज का, तो जो लोग वहाँ खड़े थे, लोगों ने बोला कि ये जहाज जो है आगे जाएगी ही नहीं। तो जहाज, लेकिन वो राइट ब्रदर्स ने उसको आगे मतलब स्टार्ट किया, बढ़ाया, आगे चल दिया। जब चलना शुरू हो गया जहाज, तो लोग जो वहाँ थे, जो क्रिटिसिज्म वाले जो लोग थे, वो बोल रहे हैं कि अब तो जहाज रुकेगी ही नहीं, जो गए उस पर वो गए।
तो जहां जो चली भी रुकी भी, जो क्रिटिक्स है उनका काम है क्रिटिसाइज करना। करेक्ट। इसलिए विपक्ष में बैठे कि उनको कुछ ना कुछ कमियां निकालनी है ताकि सरकार जो है सही रास्ते पर चल सके। ठीक है, अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी की बात करेंगे तो आप इस बात से एग्री करेंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की इकोनॉमी नीचे नहीं जा रही है, हमारी इकोनॉमी हमारी आगे जा रही है। करेक्ट सर। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पर इकोनॉमी शायद मैं बोलूँगा सीए साहब वो भी है कि ठहरिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो आइडिया लेकर के आई है, यहाँ जो गवर्नमेंट आइडिया लेकर के आई है उसको समझिए। आपने क्या बोला कि लोगों के हाथ में सेविंग्स बढ़ेगा, उससे कंजम्पशंस बढ़ेंगे, राइट। एंड किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, किसी भी इकोनॉमी में को आगे लेके जाने के लिए तीन ही फैक्टर काम करती है। वो है कंजम्पशन एंड दैट आइडिया इज क्लिकिंग इन द माइंड ऑफ आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। करेक्ट सर। निर्मला ताई जी को वो आइडिया समझ में आई है और कंजम्पशन पर फोकस यहाँ पर हो रही है। एमएसएमई प्रोडक्शन करेगा, जनता कंजम्पशन करेगी, डिमांड सप्लाई दोनों फुलफिल होंगे और उससे हमारी इकोनॉमी आगे ग्रो करेगी। यस, फर्दर आप देखेंगे यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट पे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे फोकस है। गवर्नमेंट का एलोकेशंस बजट का बढ़ा है वहाँ पर, चाहे माइनॉरिटीज की बात करें, चाहे SC ST की बात करें, चाहे महिलाओं के लिए बात कर लीजिए आप। महिलाओं के लिए तो जितने स्कीम्स थे, आप महिलाओं के लिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बात कर लीजिए, आप मोबाइल महिला पुलिस के बारे में बात कर लीजिए, आप जो महिला हेल्पलाइन के लिए बात कर लीजिए, महिला अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस की बात कर लीजिए, पोस्ट एक्ट के कंप्लायंस की बात कर लीजिए। हर जगह गवर्नमेंट का बजट में जो एलोकेशन है, फोकस है, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी इस बजट में गवर्नमेंट ने महिलाओं का भी पूरा ध्यान रखा है। सो हियर आल्सो गोज थम्स अप फॉर दिस बजट। सो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही बात करेंगे बजट 2025 के एनालिसिस में। आगे फिर मिलते रहेंगे आप लोगों से इकोनॉमी के बारे में, टैक्सेशन के बारे में और फाइनेंस के बारे में, जो आपके बिजनेस का ही नहीं, आपके परिवार का, आपके जीवन का ब्लड है। और फाइनेंस की नॉलेज मैं बोलता हूं कि सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके गृहिणी को भी, अगर आप गृहिणी हैं तो आपके पतिदेव को भी और आपके बच्चों को भी फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों को भी चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर शुरू से फाइनेंशियल लिटरेसी अगर समझेगा ना, तब वो समझ पाएगा कि पैसा कमाते कैसे हैं, पैसा बचाना क्यों चाहिए, कितना बचाना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, बजट क्या होती है। आप क्या करते हैं, बच्चों को पैसा देते हैं और बच्चा पैसा खर्चा करता है, उसको नहीं पता पैसा कहाँ से आ रहा है। करेक्ट। पैसा आ कहाँ से रहा है, उसके अंदर सेविंग हैबिट नहीं है। उस बच्चे के अंदर कैसे उस पैसे को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, वो कुछ भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, विल सून डिस्कस अबाउट फाइनेंस फॉर चिल्ड्रेन। तो आप इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे आगे आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में। नमस्कार, जय हिंद।